में आपके लिए ये कंटेंट तैयार किया है, तो आपको जो है ये क्लास बहुत ही गौर से और आराम से देखना है। चलिए तो देखते हैं, ध्यान से देखिएगा साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत का जो संविधान है उसमें मूल रूप से 22 भाग थे, ठीक है। 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 6 मौलिक अधिकार हैं अभी वर्तमान में, ठीक है, जिनके बारे में कंप्लीट जानकारी आज आपको इस क्लास में देंगे। सबसे पहले साथियों, भारतीय संविधान का जो भाग 1 है, पार्ट 1, उसमें 4 अनुच्छेदों को रखा गया है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में, ठीक है। जिनमें से पहला अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1, वो कहता है किसके बारे में, तो संघ का नाम और क्षेत्र, यानी भारत देश के नाम और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है। अगर आपके पेपर में पूछे संविधान के अनुच्छेद 1 का संबंध किससे है, तो आप क्या बताओगे, संघ का नाम और क्षेत्र। क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछा जाता है कि अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, तो आप क्या बताओगे, राज्यों का संघ, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स, याद रखना। अनुच्छेद 2 जो है भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 2 यह क्या बताता है, तो नए राज्य का प्रवेश और स्थापना, नए राज्य के प्रवेश और स्थापना के बारे में बताता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2। यहाँ बात करें अनुच्छेद 3 की, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 है ये किसके बारे में बताता है, तो देखिए नए राज्यों का गठन तथा विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नाम में परिवर्तन के बारे में बताता है। यानी अगर किसी भी राज्य का नाम बदलना हो, उसकी सीमा में परिवर्तन करना हो, एक राज्य को काट कर 2 अलग अलग राज्य बनाना हो, तो उसका प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो आप ये बताओगे कि सर अनुच्छेद 3 में है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 के तरफ। देखिए भाग 2 जो है साथियों, संविधान का भाग 2 पार्ट 2, इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के बारे में विवरण दिया गया है। जो कि अनुच्छेद 5 जो है ये क्या बताता है, तो देखिए अनुच्छेद 5 जो है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में बताता है। यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो भाग 2 है इसमें नागरिकता का प्रावधान है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक विवरण दिया गया है। तो वही पहला जो अनुच्छेद है भाग 2 का, अनुच्छेद 5, ये किससे संबंधित है, तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से। अनुच्छेद 6 का संबंध किससे है, तो देखिए पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले किसी व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार के बारे में बताता है। यानी कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आकर अगर प्रवास करे तो उसके लिए क्या शर्तें हैं, किस प्रकार उसको नागरिकता अधिकार मिलेगा, इसकी जानकारी दी गई है अनुच्छेद 6 में, ठीक है। बाकी जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 में क्या बताता है, तो नागरिकता के अधिकारों का जारी रहना, ठीक है। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 जो है इसमें किसका प्रावधान है, तो नागरिकता के अधिकारों का जारी रहना या जारी होना, इसके बारे में जानकारी दी गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 जो है यह क्या बताता है, तो देखिए संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 जो है ये किसका प्रावधान है इसमें, तो संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी, इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 11 में, ठीक है। आगे देखिए भारतीय संविधान का भाग 3 जो है ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाते हैं भाग 3 और 4 से, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है इसमें 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद हैं, यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक का विवरण है। इसको हम बोलते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमें बताता है, मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी देता है। यानी संविधान के भाग 3 में किसका प्रावधान है, तो मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी दी गई है। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है ये सबसे ज़्यादा आलोचित भाग है, याद रखना। इसको भारत का या भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाग 3 को, तो भारतीय संविधान का या भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखना।
12 से 35 तक जो अनुच्छेद हैं उनको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 जो है इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है। अनुच्छेद 13 जो है ये मूल अधिकारों से असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून के बारे में बताता है, ठीक है। अनुच्छेद 13 में किसका प्रावधान है, तो याद रखना मूल अधिकारों से असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून का प्रावधान करता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मूल अधिकार के बारे में आपको बता दें साथियों, हुआ कुछ ऐसा था कि जब 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में संविधान लागू हुआ था, उस समय भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। देखिए, भारतीय संविधान में 7 बुनियादी मौलिक अधिकार दिए गए थे, ठीक है। लेकिन हम पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं कि मौलिक अधिकारों की संख्या अभी 6 है, ठीक है। देखिए, अब केवल 6 रह गए हैं। तो वो कौन सा मौलिक अधिकार है जो हटा दिया गया था? पहले तो 7 थे, अभी 6 है। तो देखो, संपत्ति का जो अधिकार है ना, ये साथियों पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में हुआ करता था, जो कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का हिस्सा था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि संविधान लागू होने के करीब 25 वर्ष के बाद, यानी 1925 नहीं, करीब 27 वर्ष के बाद, 27-28 वर्ष के बाद होता कुछ ऐसा है कि 1978 में एक संविधान संशोधन होता है, जिसको हम जानते हैं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के नाम से। इसमें होता यह है कि ये जो मूल अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले अनुच्छेद 31 में था, इसको जो है मूल अधिकार की सूची से हटा दिया जाता है, ठीक है। इसको हटा दिया जाता है और इसको जो है एक वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया जाता है, याद रखना। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा वो मौलिक अधिकार है जिसको हटा दिया गया था, तो आप क्या बताओगे? यहां संपत्ति का अधिकार। कब हटाया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हटा दिया गया था। यहां पर एक जरूरी क्वेश्चन ये बनता है कि वर्तमान में ये जो संपत्ति का अधिकार है, ये किस प्रकार का अधिकार है? तो ये एक कानूनी अधिकार है, जो कि वर्तमान में अनुच्छेद 300 का ए में है। किसमें है अभी संपत्ति का अधिकार? तो अनुच्छेद 300 का ए में। और कौन से में भाग में है? तो ये संविधान के 12वें भाग में शामिल किया गया है वर्तमान में, याद रखना। क्लियर है? बिल्कुल। आगे देखिए, उसके बाद आता है मूल अधिकार का एक और पार्ट, जो साथियों अनुच्छेद 14 से 18 तक में 5 अनुच्छेद का प्रावधान करता है, जिसको हम बोलते हैं समानता का अधिकार। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, समानता का अधिकार, जो कि मूल अधिकार का ही भाग है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में इसका विवरण दिया गया है। इसमें कुल 5 प्रकार के समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। आइए उनको बता देते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 14 जो है यह क्या बताता है? तो कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 जो है यह क्या बताता है? तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिषेध करता है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर उससे भेदभाव करता है, तो ये जो है संविधान में मूल रूप से इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है अनुच्छेद 15 में। क्लियर है? अनुच्छेद 16 जो है इसमें क्या बताया गया है? तो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता देता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अपृष्टता उन्मूलन के बारे में बताया गया है। अपृष्टता उन्मूलन यानी छुआछूत। देखिए, पहले होता था, पहले के ज़माने में, ठीक है, कि भाई तुम छोटी जाति का हो, मैं बहुत बड़ी जाति का हूँ, मुझसे मत छुओ, मुझसे सटो मत, ठीक है। तो ये जो है साथियों, इसी को बोलते हैं छुआछूत का अंत, यानी अपृष्टता का अंत कर दिया गया है। इसको समाप्त कर दिया गया है कि ये जो है भारत में नहीं चलेगा। इसका प्रावधान अनुच्छेद 17 में है, ठीक है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन किया गया है, यानी उपाधियों का अंत किया गया है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद मौलिक अधिकार का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग आता है, जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, राइट टू फ्रीडम जिसको हम बोलते हैं, जिसमें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में प्रावधान दिए गए हैं। आइए जानते हैं उन अनुच्छेदों के बारे में। तो भाई, स्वतंत्रता के अधिकार में जो अनुच्छेद 19 है, ठीक है, इसमें सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी दिया गया है। यानी अनुच्छेद 19 में
कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। वो 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन हैं, ध्यान से देखिए। जैसे कि अनुच्छेद 19 का जो क है या ए है, उसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रेस, मीडिया रिपोर्ट, जो टीवी पर कुछ भी बोलते हैं, उनकी स्वतंत्रता, उसकी स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 का एक क या फिर क में दिया गया है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 19 का जो ख है, इसमें शांतिपूर्व और बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 का जो ग है, इसमें संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 का जो घ है, इसमें भारत के राज्य क्षेत्र में निर्बाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 का जो खंड ई है, इसमें भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता दी गई है। एफ को छोड़ा गया है। यही अनुच्छेद 19 का जो खंड 6 है, इसमें कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता दी गई है। यानी अनुच्छेद 19 का जो खंड 6 है, इसमें आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, इसकी पूरी स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19 का खंड 6 में दिया गया है। बात करें अनुच्छेद 20 की, तो अनुच्छेद 20 जो है, ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना। अनुच्छेद 19 जो है, माफ करना, अनुच्छेद 21 जो है, इसका संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 21 का संबंध साथियों, माफ करना, आर्टिकल 21 जो है, इसका संबंध जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण से है, जिसको हम बोलते हैं जीने का अधिकार। अगर आपसे पेपर में पूछे जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आपको बताना है अनुच्छेद 21 में। ठीक है, यहां पर साथियों अनुच्छेद 21 के बाद जो है 2002 में एक आपका जो है संशोधन होता है, जिसको हम जानते हैं 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के नाम से। इसमें होता यह है कि अनुच्छेद 21 जो है, इसमें एक और अध्याय जोड़ा जाता है, अनुच्छेद 21 का खंड ए। इसमें होता यह है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाता है। यानी अनुच्छेद 21 का ए ये यह बताता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा जो है वो बिल्कुल अनिवार्य है, ये उनका मौलिक अधिकार है। ओके, अनुच्छेद 22 जो है, इसका संबंध किससे है? तो देखिए, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के या नज़रबंदी से संरक्षण के बारे में बताया गया है। किसमें? तो अनुच्छेद 22 में। आगे बढ़ते हैं। अब साथियों मौलिक अधिकार का एक और पार्ट आता है, जिसको हम जानते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के नाम से, जो कि अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में दिया गया है। अब अनुच्छेद 23 क्या बताता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 जो है, यह मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध करता है। यानी मानव तस्करी, ठीक है, और बाल श्रम के बारे में प्रतिषेध करता है। यही अनुच्छेद 24 जो है, यह क्या बताता है? तो कारखानों और खदानों में बच्चों को या बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। यानी आपको सरल भाषा में अगर समझाएं तो अनुच्छेद 24 में यह बताया गया है कि 14 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों को आप कारखानों, खदानों पर काम पर नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहीं पर मौलिक अधिकार का एक और पार्ट निकल कर आता है, जिसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक में प्रावधान दिया गया है, जिसको आप जानते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के नाम से। यानी अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म के बारे में बताया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 25 जो है, इसमें किसका प्रावधान है? जैसे कि देखिए, अनुच्छेद 25 अंतकरण की स्वतंत्रता, इसके अलावा धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। यानी कोई भी धर्म हो, उसको अपने धर्म के बारे में प्रचार करने का पूरा अधिकार अनुच्छेद 25 देता है। जैसे कि सिखों के द्वारा कृपान धारण करना, ये सभी जो है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। बात करें अगर अनुच्छेद 26 की, तो इसमें धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। जो धार्मिक मामले हैं उनके बारे में प्रबंधन जो है उसकी स्वतंत्रता दी गई है। बात करें अनुच्छेद 27 की, तो अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु
कर देने की स्वतंत्रता देता है। यानी किसी विशेष धर्म का अगर प्रचार करना है तो उसके लिए टैक्स यानी कर देने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 27 में। यही अनुच्छेद 28 जो है इसमें धार्मिक शिक्षा में भाग लेने का या भाग लेने से स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। यानी कोई भी धर्म के आधार पर अगर शिक्षा दी जा रही है तो वहां पर आप भाग ले सकते हैं बिल्कुल स्वतंत्र रूप से। इसका प्रावधान अनुच्छेद 28 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। यही मौलिक अधिकार का एक और पार्ट निकल कर आता है जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है और इसको हम जानते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के नाम से। उसमें से अनुच्छेद 29 जो है ये देखिए अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में बताता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको आप याद रखना। हालांकि सभी आपको याद रखने हैं, ठीक है। और यहीं पर अनुच्छेद 30 जो है यह क्या बताता है तो देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 30 है इसका संबंध किससे है तो देखिए अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। किसमें तो अनुच्छेद 30 में। यहीं पर साथियों एक अनुच्छेद बीच में होता है जो होता है अनुच्छेद 32 जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार के नाम से जानते हैं, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या कहा था तो भारतीय संविधान का आत्मा कहा था, ठीक है। अनुच्छेद 32 को जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। देखिए अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय बताए गए हैं इसमें, ठीक है। और अनुच्छेद 32 जो है इसी के अंतर्गत जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, इसमें रीट जारी करने की शक्ति भी देता है। रीट जारी करने की जो शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय को, उसका प्रावधान अनुच्छेद 32 में ही किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। बात करें अनुच्छेद 33 की तो देखिए अनुच्छेद 33 जो है ये संसद को ऐसे कानून बनाने का अधिकार देता है जो भारतीय सेना और खुफिया संगठनों के सदस्यों सहित विशिष्ट श्रेणी के लोगों तक मौलिक अधिकारों के अनुप्रयोग को प्रतिबंधित करता है या करेगा। यही अनुच्छेद 35 की बात करें तो ये साथियों कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 35 का जो ए है इसको हटा दिया गया है 2019 में ही, जिस वक्त भारतीय देखिए जम्मू कश्मीर का जो अलग संविधान था आर्टिकल 370 ये हटाया गया था अगस्त 2019 में, उसी समय इसको भी हटा दिया गया था। लेकिन अनुच्छेद 35 की अगर बात करें तो 35 का ए हटाया गया था। आर्टिकल 35 को भी हम देख लेते हैं तो देखो कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है, इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 35 में। यहाँ पर आपका मौलिक अधिकार समाप्त होता है। मौलिक अधिकार की जानकारी जितनी भी थी वो आपकी यहाँ कंप्लीट होती है। आगे बढ़ते हैं सेशन में। आगे उसके बाद आता है भारतीय संविधान का भाग 4 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हमें जानकारी देता है, जिसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के बारे में बताया गया है। बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की तो इसको आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। यहाँ मैंने आपको मूल अधिकार के बारे में बताया ऊपर, जो कि मूल अधिकार जो है ये यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से इसको भारतीय संविधान में लिया गया है, याद रखना। और अभी भाग 4 को हम देखेंगे जिसमें 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 36 जो है इसमें परिभाषा दी गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, ठीक है। अनुच्छेद 37 जो है इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अनुप्रयोग दिया गया है, जिसको आप डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। अनुच्छेद 39 का ए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या इसमें क्या बताया गया है तो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है तो याद रखना अनुच्छेद 39 का ए में। यानी सभी के लिए बिल्कुल समान न्याय करना और कानूनी सहायता करने के लिए आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी फीस न लेना, इसका प्रावधान आर्टिकल 39 का ए में बताया गया है, ठीक है। और यहीं पर आता है अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 40 जो है यह क्या बताता है तो ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में बताता है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना। यही अनुच्छेद 41 जो है आर्टिकल 41 यह क्या बताता है तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 में किसका प्रावधान है तो काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार देता है। किसमें तो अनुच्छेद 41 में, याद रखना। आगे बढ़ेंगे अनुच्छेद 43 की ओर
तो आर्टिकल 43 में किसका प्रावधान है? तो श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह व मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 43 में, याद रखना। यानी जो काम करने वाले मजदूर हैं उनके लिए जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है या उनके लिए जो उपाय किए गए हैं वो आपके अनुच्छेद 43 में किए गए हैं। यहीं पर एक और नया अध्याय जोड़ा जाता है, अनुच्छेद 43 का ए। इसमें क्या बताया गया है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 43 का ए है, इसमें उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के बारे में बताया गया है, याद रखना। अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 44 है इसका संबंध है साथियों समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है आर्टिकल 44 में, जो कि केवल गोवा राज्य में लागू है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का कौन सा राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है, तो आप क्या आंसर बताते हो? गोवा में। तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 44 में किया गया है, याद रखना। यहीं पर अनुच्छेद 45 की बात करें अगर आर्टिकल 45 की, तो इसमें बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 46 की बात की जाए अगर, तो आर्टिकल 46 में क्या बताया गया है? देखिए अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और ओबीसी के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, याद रखना। अगर आपसे पेपर में पूछे कि अनुसूचित जाति देखिए अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति या फिर ओबीसी के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपको आंसर करना है अनुच्छेद 46 में। आगे देखिए अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 यानी आर्टिकल 47 में किसका प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 47 है इसमें पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा, इसका प्रावधान दिया गया है 47 में आर्टिकल, याद रखना। इसके बाद आता है आर्टिकल 48 जो कि क्या बताता है? तो कृषि और पशुपालन का संगठन, याद रखना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 जो है ये कृषि और पशुपालन के संगठन के बारे में बताता है। यहीं पर आर्टिकल 49 जो है अनुच्छेद 49 ये प्राकृतिक महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताता है। यानी प्राकृतिक महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 49 में किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 50 जो है ये देखिए न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का विवरण करता है। यानी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख है? तो आपको आंसर करना है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 जो है ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, तो याद रखना अनुच्छेद 51 जो है साथियों यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है, ठीक है। आगे देखिए साथियों यहीं पर अनुच्छेद 51 के साथ आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व भी समाप्त होता है। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जितने भी प्रावधान थे मैंने आपको बारीकी से बता दिया। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है साथियों यहाँ पर अनुच्छेद 51 का ए, जिसको संविधान के भाग 4 का ए में जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये मूल संविधान में नहीं था। यानी जिस वक्त संविधान लागू हुआ था उस समय मूल कर्तव्य संविधान में नहीं था। इसको साथियों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। लेकिन याद रखना यहाँ पर जो है ना 42वें संविधान संशोधन में केवल 10 मूल कर्तव्य ही जोड़े गए थे, जिसको हम जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे सर अभी तो मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, तो आप 10 ही बता रहे हो। हाँ भाई 42वें संविधान संशोधन में 10 ही जोड़े गए थे। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है इसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। कब जोड़ा गया था? तो 2002 में। अभी मैंने आपको बताया कि साथियों मूल कर्तव्य जो है आपके कितने हैं? 10 थे, और 11वां जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था मूल कर्तव्य की सूची में, ठीक है। बात करें अगर यहाँ मूल कर्तव्य की साथियों, तो जिसकी संख्या 11 है, देखिए इसको भारतीय संविधान के भाग 4 का ए में जोड़ा गया है और अनुच्छेद 51 का ए में। इसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और इसको रूस के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। यहाँ पर यह भी याद रखना कि इसको स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। अब आपको वो सभी 11 मौलिक कर्तव्य आपको बता देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपसे डायरेक्ट पेपर में पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 51 का खंड ए में
किसका प्रावधान है। तो चलिए वो 11 मौलिक कर्तव्य जो है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि साथियों अनुच्छेद 51 का खंड ए जो है ये संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना आदि के बारे में बताता है। यही अनुच्छेद 51 का खंड बी जो है ये क्या बताता है, तो देखिए उन महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना जिन्होंने हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रेरित किया, इसके बारे में बताता है। अनुच्छेद 51 का एक खंड सी क्या बताता है, तो देखिए भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना के बारे में बताता है। यही अनुच्छेद 51 का खंड डी जो है यह क्या बताता है, तो देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने या कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। अनुच्छेद 51 का खंड ई जो है यह क्या बताता है, तो देखिए भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना के बारे में बताता है। यही अनुच्छेद 51 का एक खंड एफ जो है वह क्या बताता है, तो हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना के बारे में बताता है। अनुच्छेद 51 का जो खंड जी है यह क्या बताता है, तो वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना, उसकी रक्षा करना और उसमें सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना के बारे में बताता है। अनुच्छेद 51 का खंड एच जो है ये वैज्ञानिक सोच, मानवता और जांच और सुधार की भावना का विकास करना के बारे में बताता है। अनुच्छेद 51 का खंड आई जो है यह सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना के बारे में बताता है। अनुच्छेद 51 का खंड जे जो है यह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके, इसके बारे में बताता है। यही अनुच्छेद 51 का खंड के या 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, देखिए ये माता पिता या अभिभावक का अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा संबंधी प्रावधान के बारे में बताता है। और इसको जो है ना ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था, याद रखना। इसका कहीं ना कहीं प्रावधान मैंने आपको बताया अनुच्छेद 21 का खंड ए में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे अब आता है साथियों अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 जो कि साथियों भारतीय संविधान के भाग 5 में इसका उल्लेख है, जो कि हमें संघ के बारे में बताता है। संघ यानी केंद्र सरकार के बारे में बताता है भारतीय संविधान का भाग 5, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 अनुच्छेद हैं जो कि जो महत्वपूर्ण है वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ दे देता हूँ। जैसे कि अनुच्छेद 52 जो है इसमें राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में बताता है, यानी राष्ट्रपति पद का उल्लेख जो है ये अनुच्छेद 52 में किया गया है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यकारी शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होगी, इसकी जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। यानी अगर आपसे पूछे राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है, तो अनुच्छेद 54 में। यही अनुच्छेद 61 जो है ये राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में बताता है। यानी देखिए भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको अगर उनके पद से हटाना है तो उसके लिए कौन सा विधि है, तो भाई उन पर महाभियोग चलाया जाना, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 61 में है, ठीक है। यही अनुच्छेद 63 की बात करें तो इसमें भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के पद के बारे में बताता है। अनुच्छेद 64 जो है इसमें उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होना के बारे में बताता है। देखिए उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, इसकी जानकारी अनुच्छेद 64 में दी गई है, ठीक है। आगे देखिए अनुच्छेद 66 जो है ये उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में हमें जानकारी देता है, ठीक है। अनुच्छेद 72 जो है ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 74 जो है ये मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी, इसके बारे में हमें जानकारी देती है। अनुच्छेद 76 जो है ये भारत के महान्यायवादी पद की स्थापना के बारे में बताता है, यानी भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं उनकी नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो आर्टिकल 76 के तहत। यही अनुच्छेद 79 की बात करें तो संसद के बारे में हमें बताता है, संसद के गठन के बारे में,
ठीक है, कि भारत में एक संसद होगा जिसमें राज्यसभा और लोकसभा होंगे। ठीक है, यही अनुच्छेद 80 जो है इसमें केवल राज्यसभा की संरचना दी गई है, राज्यसभा के बारे में। अनुच्छेद 81 जो है इसमें लोकसभा की संरचना दी गई है, यानी लोकसभा की संपूर्ण जानकारी अनुच्छेद 81 में की गई है। यही अनुच्छेद 83 की बात करें, 83 की, तो इसमें संसद के सदनों की अवधि के बारे में बताया गया है। ठीक है, याद रखना। यही अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 93 की बात करें, आर्टिकल 93 की, तो इसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में यहां जानकारी दी गई है साथियों, याद रखना। अनुच्छेद 105 की बात करें तो इसमें संसद की शक्तियां के विशेष अधिकार आदि के बारे में हमें जानकारी देता है। ठीक है, यही साथियों देखिए बीच में एक और अनुच्छेद है 108 जो कि संसद की संयुक्त अधिवेशन के बारे में हमें बताता है। अनुच्छेद 108 जो है ये संसद की संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताता है। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करें साथियों अनुच्छेद, देखिए यहाँ पर एक अनुच्छेद छूटा था, मैं आपको बता देता हूँ। अनुच्छेद 85 का खंड बी जो है, खंड 2, ये क्या बताता है? तो भाई देखिए, राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद को, राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर, इसके बारे में जानकारी दी गई है। यही एक और अनुच्छेद था आर्टिकल 74 जो कि मंत्रिपरिषद के बारे में हमें जानकारी देता है। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 109 जो है इसमें क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। वहीं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 जो है इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 112 जो है इसमें वार्षिक वित्तीय बजट के बारे में बताया गया है। जो भाई वार्षिक वित्तीय बजट पेश किया जाता है उसकी जानकारी अनुच्छेद 112 में दिया गया है। अनुच्छेद 114 जो है इसमें विनियोग विधेयक के बारे में बताया गया है। आगे देखिएगा अनुच्छेद 123 जो है इसमें संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया गया है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अनुच्छेद 123 का संबंध किससे है, तो करेक्ट आंसर आएगा अध्यादेश, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं उसके बारे में। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि भाई संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, याद रखना। यही आता है अनुच्छेद 124 जो कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताता है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उसकी स्थापना की जानकारी अनुच्छेद 124 में दी गई है। अनुच्छेद 125 जो है इसमें न्यायाधीशों यानी जजों का वेतन, जज जो होते हैं कोर्ट के, उनके वेतन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 126 जो है इसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होते हैं उनके बारे में अनुच्छेद 126 में बताया गया है। अनुच्छेद 127 जो है इसमें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 128 जो है इसमें सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्ति न्यायाधीश की उपस्थिति होना, इसकी जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 129 जो है इसमें सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, इसकी जानकारी देता है। अनुच्छेद 130 जो है ये सर्वोच्च न्यायालय की सीटों, सर्वोच्च न्यायालय की सीट से संबंधित है। अनुच्छेद 136 का संबंध किससे है, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए विशेष अनुमति से संबंधित है। यही साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 जो है यह क्या बताता है, तो भाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेश की समीक्षा करना। अनुच्छेद 141 का संबंध किससे है, तो देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालय पर बाध्यकारी होगा, इसके बारे में बताता है। यानी भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है इसका जो निर्णय है सभी कोर्टों को, सभी न्यायालयों को ये जो है मानना पड़ेगा, इसके बारे में बताया गया है 141 में। अनुच्छेद 148 जो है इसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि भाई भारत के एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे। यही अनुच्छेद 149 जो है इसमें देखिए सीएजी के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद आता है साथियों आपका भारतीय संविधान का भाग 6। इसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक में जानकारी दी गई है जो कि राज्यों के बारे में या राज्य सरकार के बारे में बताता है। जैसे कि अनुच्छेद 153 का संबंध किससे है, तो राज्य के राज्यपाल से, यानी सभी राज्यों में एक राज्यपाल होगा, यानी राज्यपाल के पद के बारे में अनुच्छेद 153 में बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 154 का संबंध किससे है, तो राज्य की कार्यकारी, देखिए राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के बारे में बताया गया है।
अनुच्छेद 161 का संबंध किससे है? तो राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 165 का संबंध किससे है? तो राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 213 का संबंध किससे है? तो अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में हमें बताता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 का संबंध किससे है? तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना की जाए, इसके बारे में बताता है। आगे देखिए, संविधान का अनुच्छेद 215 यह क्या बताता है? तो उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, इसकी जानकारी अनुच्छेद 215 में दी गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना। यह उच्च न्यायालय को कुछ रीट जारी करने की शक्ति देता है। ठीक है, आगे देखिए, अनुच्छेद 233 का संबंध किससे है? तो भाई जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 235 का संबंध किससे है? तो अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्तियों के बारे में बताता है, या अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण के बारे में जानकारी दी गई है अनुच्छेद 235 में, याद रखना। ठीक है, देखिए यहीं पर एक और अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 263, जो कि साथियों अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के बारे में बताता है, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, यहीं पर आपका आता है संविधान का भाग 7, जो कि निरस्त के बारे में बताया गया है। ठीक है, जिसमें साथियों एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 238, जो कि क्या बताता है? तो देखिए, राज्यों की निर्णय लेने की प्रक्रिया में मंत्रिपरिषद के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 238। उसके बाद आता है साथियों भारतीय संविधान का भाग 8, जिसमें अनुच्छेद 239 से 242 तक प्रावधान किए गए हैं, जो कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है। अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान का किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, तो भाग 8 में, अनुच्छेद 239 से 242 में। जैसे कि देखिए साथियों, इसके बाद ये तो हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश के बारे में ही व्याख्या की गई है अनुच्छेद 39 से लेकर 42 तक में, ये आप आसानी से इसको याद कर लोगे। अगला है, देखिए उसके बाद आता है साथियों भारतीय संविधान का भाग 9, जो कि पंचायती राज से संबंधित है, और अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 के खंड ओ तक में इसकी जानकारी दी गई है। इसमें जो सबसे प्रमुख है वो है अनुच्छेद 243 का ए, जो कि ग्राम सभा के गठन के बारे में बताता है, और अनुच्छेद 243 का बी, जो कि पंचायतों के गठन से संबंधित है। ठीक है, इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा। आगे आपका आता है साथियों देखिए भारतीय संविधान का भाग 9 का ए, ठीक है, जो कि नगर पालिका से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 243 का खंड पी से अनुच्छेद 243 का जेड जी तक प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि देखिए संविधान के भाग 9 का ए, जो कि 74वां संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था 1992 में। इसमें शहरी स्तर पर स्थानीय स्वशासन का प्रावधान किया गया है। जैसे कि हाईलाइट अनुच्छेद जो पूछे जाते हैं, अनुच्छेद 243 का एस, यह क्या बताता है? तो वार्ड समितियों का गठन और संरचना के बारे में बताता है। अनुच्छेद 243 का खंड यू जो है, यह नगर पालिकाओं की अवधि आदि के बारे में बताता है। इसके बाद आता है साथियों भारतीय संविधान का भाग 10, जिसमें अनुच्छेद 244 के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताता है। जैसे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 का जो ए है, यह किससे संबंधित है? तो असम के भीतर कुछ आदिवासी क्षेत्रों में एक स्वायत्त राज्य के निर्माण की अनुमति देना, इसके बारे में बताता है अनुच्छेद 244 का ए। आगे आता है भारतीय संविधान का भाग 11, जिसमें अनुच्छेद 245 से 263 तक में आपकी जानकारी दी गई है। ठीक है, माफ करना, 263 जो है ये आपका भाग 11 में है। ठीक है, जो कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के बारे में बताता है। 263 अनुच्छेद अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 245 जो है साथियों, माफ करना, अनुच्छेद 245 से 263 मैंने आपको बताया, भाग 11 में इसका प्रावधान है, और ये केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताता है। ठीक है, किसके बारे में? केंद्र राज्य संबंध के बारे में विवरण जो है ये अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक में दिया गया है। इसमें एक ही अनुच्छेद है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अनुच्छेद 263, जिसमें अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के बारे में बताया गया है। वैसे आप याद रखना कि अनुच्छेद 245 से 263 में केंद्र राज्य संबंध के बारे में जानकारी दी गई है। भारतीय संविधान का भाग 12 जो है, इसमें साथियों अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 का ए तक प्रावधान दिए गए हैं, जो कि वित्त, संपत्ति
अनुबंध और बाद से संबंधित है, याद रखना। जैसे कि अनुच्छेद 266 जो है इसमें किसका प्रावधान किया गया है, तो देखिए समेकित निधि एवं लोक लेखा निधि के बारे में जानकारी दी गई है अनुच्छेद 266 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 जो है इसमें किसकी जानकारी दी गई है, तो भारत की आकस्मिकता निधि की। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है, याद रखना। अनुच्छेद 300 का ए जो है यह संपत्ति का अधिकार है, जो कि मैंने अभी आपको बताया साथियों, जो कि कानूनी अधिकार है, ठीक है। यही हाईलाइटेड आपके आर्टिकल्स हैं भाग 12 के, इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। इसके अलावा भाग 13 आता है भारतीय संविधान का, जो भारत के क्षेत्रों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग के बारे में बताता है, जो कि अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक में इसका प्रावधान किया गया है भाग 13 में। जैसे कि अनुच्छेद 301 जो है ये व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 302 जो है ये व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति के बारे में बताता है। इसके अलावा साथियों आता है भारतीय संविधान का भाग 14, जो कि केंद्र और राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में बताता है, जिसमें अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक में प्रावधान दिए गए हैं। इनके जो हाईलाइटेड आर्टिकल्स हैं वो है अनुच्छेद 312, जो कि अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 315, जो कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 320, जो कि लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में बताता है। इसके बाद आता है साथियों भारतीय संविधान का भाग 14 का ए, जो कि न्यायाधिकरण के बारे में बताता है, ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 43 का ए से अनुच्छेद 43 का बी के बारे में बताया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 323 का ए से लेकर अनुच्छेद 323 का बी के बारे में बताया गया है। देखिए अनुच्छेद 323 का ए जो है इसमें प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में जानकारी दी गई है। यही अनुच्छेद 323 का खंड बी जो है इसमें भूमि सुधार और कराधान जैसे कुछ विषयों का उल्लेख है, जो राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार को कानून बनाकर न्यायाधिकरण नियुक्त करने की अनुमति दे सकता है। इसके बाद आता है भारतीय संविधान का भाग 15, जो कि चुनाव आयोग से संबंधित है, चुनाव से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि अनुच्छेद 324 जो है इसमें किसकी जानकारी दी गई है, तो भाई चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा, यानी निर्वाचन आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 में बताया गया है। यहीं आता है अनुच्छेद 325, जो कि क्या बताता है, तो देखिए किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अपात्र नहीं ठहराया जा सकता या शामिल होने का दावा नहीं किया जा सकता, ठीक है। अनुच्छेद 326 जो है ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, इसकी जानकारी दी गई है। यानी वोट देने का जो अधिकार है वो साथियों अनुच्छेद 326 में बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि भाई जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है वही वोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद आता है साथियों भारतीय संविधान का भाग 16, जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों आदि के लिए विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 में इसका प्रावधान है। जैसे कि अनुच्छेद 330 जो है इसमें लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण के बारे में बताता है। यानी लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 332 जो है इसमें विधानसभाओं में इसी प्रकार का प्रावधान है। देखिए 330 में लोकसभा में इनके लिए सीटों का आरक्षण है, उसी प्रकार 332 में जो है विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और देखिए एससी और एसटी, अनुसूचित जाति यानी एससी और जनजाति यानी एसटी, इन दोनों के लिए जो है सीटों का आरक्षण करता है विधानसभा में अनुच्छेद 332 में, ठीक है। अनुच्छेद 338 जो है इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 340 जो है इसमें पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। इसके बाद आता है भारतीय संविधान का भाग 17,
जो कि राजभाषा से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक प्रावधान किए गए हैं, जिसके जो हाईलाइटेड आर्टिकल्स हैं वो है आपका एक अनुच्छेद 343 जो कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, इसके बारे में बताता है। इसके अंतर्गत भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, उसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 345 जो है ये किसी राज्य की आधिकारिक भाषाएं और भाषाओं के बारे में बताता है। अनुच्छेद 348 जो है यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं के बारे में जानकारी देता है। अनुच्छेद 351 जो है यह हिंदी भाषाओं के विकास के लिए निर्देश देता है, याद रखना। आगे देखिए, इसके बाद आता है साथियों भारतीय संविधान का भाग 18 जो कि आपातकाल यानी इमरजेंसी से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक प्रावधान किए गए हैं। इसके जो प्रमुख अनुच्छेद हैं, जैसे कि अनुच्छेद 352 ये आपातकाल की घोषणा यानी राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। याद रखना, अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 356 जो कि राज्य आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है। राज्यों में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत ही जो है राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। उसके बाद आता है अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है। याद रखना, भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। इसके बाद आता है साथियों भारतीय संविधान का भाग 19 जो कि विविध के बारे में बताता है, जिसमें अनुच्छेद 361 से 367 तक में जानकारी दी गई है। इसका एक ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 361 जो कि राष्ट्रपति और राज्यपालों के संरक्षण से संबंधित है। बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, याद रखना, अनुच्छेद 361 का संबंध जो है राष्ट्रपति और राज्यपालों के संरक्षण से है। इसके बाद आता है साथियों भारतीय संविधान का भाग 20 जो कि संविधान संशोधन के बारे में बताता है। इसमें केवल एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368, जिसमें संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियों के बारे में बताया गया है। और ये जो विधि है ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, याद रखना। इसके बाद आता है भारतीय संविधान का भाग 21। इसमें विशेष संक्रमणकालीन और अस्थायी प्रावधान किए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 369 से 392 तक प्रावधान है। जैसे कि इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका था अनुच्छेद 370 जो कि पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के लिए अस्थायी प्रावधान था, ठीक है। लेकिन इसको 5 और 6 अगस्त 2019 को कमजोर किया गया और इसको हटा दिया गया था, याद रखना। देखिए, जम्मू कश्मीर का जो अलग संविधान था अनुच्छेद 370, इसको कब हटाया गया था? तो 5 और 6 अगस्त 2019 को। ये आपको याद रखना है यहाँ पर एक चीज केवल। उसके बाद आता है साथियों अनुच्छेद 371 का ए जो कि नागालैंड राज्य के बारे में विशेष अधिकार के बारे में बताता है। इसी प्रकार साथियों अनुच्छेद 371 का जे जो है वो हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष दर्जा देता है। इसमें साथियों अनुच्छेद 371 के कुछ खंड हैं ABCD करके, जिसमें जो पूर्ववर्ती राज्य हैं उनके बारे में खास करके विशेष प्रावधान के बारे में बताता है, ठीक है। उसके बाद आता है साथियों भारतीय संविधान का अंतिम भाग 22। देखिए, इसमें संक्षिप्त पाठ जो है ना, संक्षिप्त पाठ प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसर के बारे में बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद 392 से अनुच्छेद 395 तक प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि अनुच्छेद 392 जो है ये कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 393 जो है ये संक्षिप्त नाम यानी इस संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकेगा, इसके बारे में बताता है।